हमारे जितने भी सहयोगी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है और हम लोग क्लास में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग इस सत्र में प्रयास करेंगे कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में हम लोग सारे सेमेस्टर को पूरा कर सकें। 4 सेमेस्टर हमको करना है, 1 2 3 4, तो हम 1 और 2 को कोशिश करेंगे कि मिक्स कर दें। यानी मिक्स इस तरह करेंगे कि 1 के साथ 2 भी चला देंगे, 2-4 दिन 1 उसके बाद 2, क्योंकि बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं आयुर्वेद में तो स्पेशली सारे कॉमन हैं, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि 1 और 2 एक साथ चलाएं। तो वो जनवरी और फरवरी तक मान लीजिए हो जाता है, तो फिर हम लोग मार्च अप्रैल में हम लोग 3rd और 4th को एक साथ चला देंगे, या जब 1 खत्म हो जाएगा तो हम 2 के साथ 3 चला देंगे और 3 के बाद 4 चला देंगे, ताकि हम लोगों का सारे लोगों का। और अच्छा, उससे ये फायदा ये होगा, जो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर एक सेमेस्टर में आपने कुछ पढ़ा और उसके 1-2 दिन का आपको गैप मिल गया, तो उसमें आपने अपने नोट्स बना लिए, आपने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया और तब अगले उसमें आए, आप अगले क्लास में आए तो आपको अधिक नॉलेज होगी। क्योंकि जब तक हमारी नॉलेज न बढ़े, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको हमारी नॉलेज बढ़ानी है, सबकी बढ़ानी है। और जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि सर्वे भवन सुखने वाला जो कंसेप्ट आया था, और हम लोग उसी बात को आगे कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों में कि निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं, और आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी, और हो सभी के हेतु सुख कर हो अगर मेरा उदय भी, हो सभी के हेतु सुख कर हो अगर मेरा उदय भी। तो हम लोग सीधे क्लास में पदार्पण करने जा रहे हैं और हम लोग आज सेमेस्टर 1 में 3 विषय हैं। एक आपका है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको TCM के नाम से जानते हैं, और उसी को हम लोग CA बोल देते हैं, चाइनीज एक्यूप्रेशर। और तीसरा है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। कोर्स वही है जो एस्पस के हैं। हम लोग अपना अभी कोई कोर्स आयोजित नहीं है। हम लोग एस्पस के जो कोर्स है उसी को इस भावना के साथ पढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी शक्ति, ज्ञान की शक्ति बढ़े और प्रैक्टिकल के रूप में भी आपकी शक्ति बढ़े। तो अगर ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का अद्भुत समन्वय होगा, तो हमें विश्वास है कि विधा और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग पहला हमारा वो है समस्थापन, यानी हम लोग मान रहे हैं कि ये जो विधा है उसमें हमको केवल चाइनीज नहीं, केवल आयुर्वेदिक ही नहीं, बल्कि हमको मानव शरीर का ज्ञान भी होना चाहिए, उसमें ऑर्गन्स का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस विषय को पढ़ना चाहते हैं। तो होम्योस्टेसिस ये है क्या? होम्यो और स्टेसिस। स्टेसिस माने स्थिर, होम्यो माने समान, यानी हम सम भाव करना चाहते हैं। ये भाव क्यों है? यह कंसेप्ट कहां से आया? ये कंसेप्ट 1870 के आसपास पहली बार आया, जो मॉडर्न साइंस जिसको हम बोलते हैं उसमें। तो वहां पर इसको मेल्यू इंटरना और मेल्यू एक्सटर्ना कहा गया, ये कंसेप्ट आया था। और 1932 के आसपास इसको समस्थापन का नाम दिया गया, जिसको होम्योस्टेसिस नाम दिया गया।
ग्रीक शब्द है, तो उसी से हम लोग, वहां के सब ग्रीक वगैरह के शब्द होते थे, लैटिन और ग्रीक शब्द थे हमारे मॉडर्न साइंस में। तो होम्योस्टेसिस वहां से आया, समविस्थापन। अब ये है क्या, उसी को हम समझना चाहते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, भारतीय दर्शन, अगर हम लोग भारतवर्ष में हैं तो भारतीय सभ्यता में हम लोग नदियों की पूजा कर रहे थे, भारतीय सभ्यता में हम लोग वृक्षों की पूजा कर रहे थे, समुद्र की पूजा कर रहे थे, चाहे वो मंथन के रूप में हो चाहे जिस रूप में हो। हम उसके बाद क्या और पूजा कर रहे थे, हम कोई भी जीव सबकी पूजा कर रहे थे। ये तो छोड़िए कृषि योग्य जो हमारे थे, गाय बैल इन सब की, भैंस, इनकी बात छोड़ दीजिए, हम लोग उनकी पूजा कर रहे थे जिनको हम लोग कहते थे नाग देवता, उनको भी देवता का नाम देते थे। हम लोग पत्थर को भी कह रहे थे, पत्थर क्या था, है कोई तो वस्तु है, उसमें जीव है या नहीं है, या प्राण है नहीं है, वो प्राण शक्ति आत्मा है कितनी है, ये परसेंटेज विषय हो सकता है बहुत विवादित हो, लेकिन हम पूजा कर रहे थे। तो ये जो कंसेप्ट है, हम उनको दूध भी सांपों को दूध, नागों को दूध पिला रहे थे हम लोग चिड़ियों को, पक्षियों को, सबको, ये क्या था, इकोलॉजिकल बैलेंस था। और यही आप पढ़ेंगे आप इसमें समस्थापन में, यही 1932 में होम्योस्टेसिस सिद्धांत के रूप में आया, और वो क्योंकि पाश्चात्य जगत से आया था इसलिए उसको अधिक महत्ता मिली। तो हम लोगों ने क्या कहा था आयुर्वेद में, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। जो भी ब्रह्मांड में है वो आपके पुरुष में है। और पुरुष को जब उन्होंने डिफाइन करना शुरू किया तो उन्होंने कहा, पुरुष में कहा कि खादेह चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उसके साथ चेतना धातु, यह जो है जिस वो पुरुष है। और फिर कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुष लोके, यानी जो भी ब्रह्मांड में है, जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है, वह उससे हमारे पुरुष की रचना हुई है, हमारे व्यक्ति की रचना हुई है। तो यानी ब्रह्मांड में और उसमें कोई अंतर नहीं था। तो अब वही समस्थापन का सिद्धांत, रूप वही है, अलग से एक शब्द लेकर आया। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी पर, ये मॉडर्न साइंस का सिद्धांत था जिसको हम लोग बीएचबी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम लोग क्या कहें कि समुद्र जल में एक कोशी जीव अमीबा, अब कई सेल के हम लोग पहले पढ़ेंगे, अगर कहें कि अमीबा या इस तरह के जो है, कोई जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, इन सब में एक सेल वाला है, तो एक सेल के ये प्राणी है। हम लोग जो मॉडर्न साइंस ने कहा उसमें दो तरह के उन्होंने कहे, जिसमें कहा एक सेल का था, और तीन तरह की प्रगतियां, तीन कैरेक्टर के लोग बताए गए, जो कहे गए कि ये मल्टी सेलर है, प्लांट भी है उसमें, हम लोग एनिमल वाले भी हैं, तो हम लोग एनिमल वाले श्रेणी में आते थे। तो तीन तरह के जो हैं वो कहे गए, जो मल्टी सेलर, और दो तरह कहे गए वो सिंगल सेलर वाले थे। तो अमीबा भी उसमें से एक है। तो ये अमीबा एक सेल वाला है। वायरस इन दोनों के बीच की कड़ी है। वायरस में कोई सेल नहीं है, वायरस में कोई अलग से सेल का नहीं, जिसमें न्यूक्लियस टाइप का कुछ नहीं है। वह क्या है, वो सेलर नहीं कहा गया है, वो दोनों के बीच की कड़ी कहा गया। और इसीलिए कहते हैं कि जब वो जिस शरीर में प्रविष्ट होता है वहीं के सेल को वो अधिकार कर लेता है और वहीं से भोजन प्राप्त करता है। तो हम वहां पर, वो विषय हमारा अभी नहीं, भी हम बता रहे हैं सामान्य रूप से कि एक सेल का अमीबा है, और वो क्या कह रहा है कि यदि उसको शुद्ध जल रहता है, समुद्री वाटर में, समुद्री जल में रहता है, समुद्री जल से उसको बाहर निकालिए तो वो या तो मर जाएगा और या उसका बीमार पड़ जाएगा। अब ये क्या था, ये जो, यानी उसको इकोलॉजिकल बैलेंस चाहिए था, वो समुद्री जल के रहने का आदी है, उससे अगर निकाल देंगे वो जीवित नहीं रहेगा। हम भी तो यही कर रहे थे। अगर हमको ऑक्सीजन न मिले, जो वृक्ष हमारे ऑक्सीजन न दे, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लगातार जो हम छोड़ रहे हैं उसको वो ना अपने आप
सोख लें, ना उसको यूज कर लें, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? सारी जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, हम लोग कहेंगे प्रदूषित है। तो यही हम वहां वही है कि शुद्ध जल में अगर अमीबा को रख दिया जाए, तो शुद्ध जल है, हम कहते हैं ना शुद्धता बहुत अच्छी चीज है, उनका शुद्ध जल में रख दीजिए तो भी अमीबा भर जाएगा। लेकिन उसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए वही चाहिए जो वो समुद्री जल में पा रहा है। अब ये क्या काम करता है? मानव शरीर कौन सा काम करता है? जो मानव शरीर करता है वो भी करता है। हमारा मल्टी सेलुलर है, हम करोड़ों सेल वाले हैं, तो हमें हमारे अंदर भी जो एक कोशीय है, एक सेल है, वो हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई है, वो सारे वो काम करेगी जो काम हमारा शरीर करेगा, वो हमारा सेल करेगा, वही एक कोशीय जीव करेगा। उसमें क्या करेगा? रेस्पिरेशन। जब तक आप सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तब तक आप जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। डाइजेशन, पाचन, कोई चीज हम खाएंगे, एनर्जी कहाँ से पाएंगे? तो उसके लिए पाचन करना जरूरी है। अगर हम कोई चीज खा रहे हैं और उससे कुछ भोजन बना रहे हैं, तो हमारे हमेशा जानते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट तीन तरह के, एक प्रोडक्ट, एक रियल प्रोडक्ट जो होगा, अगर किसी फैक्ट्री में जाए तो आप उसको कहेंगे कि एक तो प्रोडक्ट है, दूसरा बाई प्रोडक्ट है, और तीसरा आप कहेंगे कि वेस्ट है। तो जो वेस्ट है उसको उत्सर्जित करना पड़ेगा आपको, तो हम भी वही करते हैं। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे अमीबा भी करता है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, अपनी तरह कोई भी जाति, जाति मीन्स वो मानव जाति, जैसे मानव जाति कहेंगे, हम कोई कहेगा कि वो एनिमल जाति है, तो ये जो जाति है वो ऐसे ही प्रत्येक जीव चाहता है कि वो अपनी तरह का प्रकृति में छोड़ जाए, ताकि जब वो न रहे तो उस तरह का उसकी जाति विकसित रहे। ये प्रोडक्शन में आता है। तो संवेदी, सेंसिटिव, हम सेंसिटिविटी क्यों रखते हैं? क्योंकि हम कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन का हमारे पास ये होता है, तो जो हम करते हैं वही रिएक्ट वो भी करता है। तो अमीबा के कोश द्रव्य, अब साइटोप्लाज्म का कंसेप्ट आया। साइटोप्लाज्म क्या है? वर्चुअली साइटोप्लाज्म क्या है? साइटो माने सेल, प्लाज्म एक कोई जेलेटिनस चीज है जो आपको कोश द्रव्य में, वो उनसे क्या हो, उससे ऑर्गेनेल्स बनते हैं, उन ऑर्गेन्स में तैरते हैं, यानी आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं ताकि आप हिल डुल न सके। तो इस तरह की आवश्यकता है वहां होती है। तो अमीबा में कोश द्रव्य में अगर कोई ये वेस्ट मटेरियल रह जाए तो जीवन काल नष्ट हो जाएगा या कम हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम भी अगर अपने घर में कूड़ा करकट को रखते रहें लगातार, और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन अगर हम रख दें, तो वो कूड़ा करकट के सड़ान इतनी अधिक होगी कि हम घर में रहने काबिल नहीं रह पाएंगे, हम भाग जाएंगे बाहर। तो वैसे ही हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, तो वो भी अमीबा भी यही करता है, हम भी निकालते हैं और उसको बाहर भेजते हैं। तो इस कोश द्रव्य को इन्होंने कहा कि कंसेप्ट लीजिए कि अगर ये इस कोश द्रव्य को जो अमीबा के उसमें है अंतः कोशी वातावरण मान ले, और समुद्री जल को बाहरी का वातावरण मान ले, एक्सटर्नल वातावरण मान ले, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मान ले, तो अमीबा या नहीं किसी जीवित का अंतः जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इनके मध्य में एक संतुलन होना चाहिए, और उसी संतुलन को इन्होंने होम्योस्टेसिस कहा है। यानी हम हमारे पास मल्टी सेल है, तो हमारे अंदर भी, हमारे शरीर, हमारा, हमको एक सेल का मान ले हम, और हम ये कहें कि हम बाहरी, हमारा वातावरण हवा है, वायु है, जल है, वायु है, जल है, वातावरण है। तो इस वातावरण को हम लोग मान लें कि समुद्री जल है। तो अगर हम इस वातावरण से निकाल दिए जाए या हटा दिए जाए, तो शायद हमारा जीवन भी जीवित नहीं रह, हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन नष्ट होने लगेगा, हम बीमार पड़ने लगेंगे। तो ये इस सारी इकोलॉजिकल के साथ, इसी हम लोगों ने कहा इकोलॉजिकल, और थोड़ा मॉडर्न हो गया या और हम योग्य हो गए, तो हमने कहा इसको इट इज सेड टू बी इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अब उन्होंने आगे एक और कंसेप्ट दिया कि पृथ्वी का, अब देखिए ब्रह्मांड, पृथ्वी का 70% भाग जलमग्न है। तो उसी तरह शरीर में भी हमारा क्या है, 60% जल है। हम लोग कहते हैं कि जल है, जल मीन्स तरल जल, शुद्ध जल कहीं नहीं है। तो शेष भाग 40% क्या है, घुलनशील तत्व है, जो उसमें घुले हुए हैं। मानव थलचर है,
हम लोग नेचुरली हम लोग चलते हैं तो हम थलचर हैं, और हम उसको एक सेल मान लें और बाहरी वातावरण को हवा मान लें, और तो हमारे अंतर वातावरण में जो अंग है वहां भी उनके भी तो अंदर है। तो उनके अंदर क्या है, हर सेल के बाहर अंदर भी जल है और बाहर भी जल है। तो दोनों, तो एक अंतर वहां सेल के अंदर जैसे हमारा शरीर है बाहर हवा में रहने पाते, वैसे ही हमारे अंतर वातावरण में भी जो हमारा सेल है उसके सेल के अंदर भी जल है, सेल के बाहर भी जल है। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, मतलब जो जल का वितरण है वो कैसे है कि दो संभाग है, बाहर है उसके अंदर बाहर की तरफ एक थोड़ा सा लेयर है जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोल देंगे, और वो उन्होंने कहा कैसे होगा कि 60% जल शरीर में है तो उसका 40% भाग शरीर के अंदर सेल में है और 20% भाग सेल के बाहर है। तो उसको हम लोग दो शब्दों का यहां पर आ जाएगा जो आगे चल के प्रश्न में पूछे जाते हैं कि ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरनल आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा, तो इंट्रा और एक्सटर्नल, ठीक है। तो वो दो ईसीएफ और आईसीएफ दो कंसेप्ट आ गए। तो जल 60% है, अगर 70 किलोग्राम माने तो 742 लीटर के आसपास आपका तरल होगा, और बाहरी कोशिका के बाहर ईसीएफ में 20% होगा जो 14 लीटर के आसपास, और अंदर क्या होगा, पूरे शरीर की बात कर रहे हैं 40% या 28 लीटर के आसपास। अब उन्होंने कहा कि वायु कोशिका तरल में है क्या, रक्त है, ब्लड है। ब्लड एक टिश्यू है, हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि टिश्यू, तो टिश्यू। लिम्फ, रक्त, तो हम जानते हैं कि हार्ट हमारा स्पंदन जब करता है तो रक्त वो आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाता है, और वेन्स के माध्यम से वो शरीर के उसी हार्ट के अंदर आता है। यानी हार्ट से शरीर के ऊपर नीचे कहीं भाग जाएगा तो वो रक्त होगा जो आर्टरीज में जाएगा, और फिर लौटेगा तो वेन्स के माध्यम से लौटेगा, तो ऊपर से भी लौटेगा, ब्रेन की तरफ से भी लौटेगा और नीचे से भी लौटेगा। तो उसके दो। लिम्फ क्या है, जैसे रक्त में एक दो डायमेंशन, एक टू वे है जाने का और एक आने का मार्ग है, लेकिन लिम्फ में एक ही मार्ग है। लिम्फ में हृदय से कोई चीज नहीं जाती बल्कि शरीर से हृदय की ओर आती है, ये लिम्फ है। इसमें भी रक्त के बहुत से कंपोनेंट होते हैं, इसमें भी डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इसमें भी इसका रंगहीन के रूप में माना जाता है ये, और इसमें भी वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। तो इनको लेकर के हार्ट में आता है ताकि हार्ट उसको फिर अपने आप को पंपिंग कर दे, सफाई कर दे लंग्स के माध्यम से। फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सब तरल की बात कर रहे हैं कि तरल जो है स्पाइनल, सेरेब्रो स्पाइनल में, सेरेब्रो माने सेरेब्रम, सेरेब्रम माने सर, मस्तिष्क, और स्पाइनल माने स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेरेब्रो और स्पाइनल में फ्लूइड होता है उसको सेरेब्रो स्पाइनल, सीएसएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका होता है सीएसएफ। तो सीएसएफ क्या है, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ये किस लिए आवश्यक है, ये पोषण भी देता है, और पोषण देने के साथ साथ ये आपको तरल मस्तिष्क को रहने के लिए पोषण के डिफेंस इस तरह कि भाई इन्फेक्शन ना हो इसकी भी कोशिश करता है। तो ये सब काम जो भी तरल के हर बॉडी में है वो यहाँ भी है। तो इनमें तैरता रहता है ब्रेन, तो हमारा ब्रेन हल्का महसूस करता है अपने को उस बहुत तैरने से कि उसका वजन कम हो जाता है, जैसा कि हम साइंस की भाषा में जानते हैं। सेमिनल फ्लूइड क्या है, सेमिनल फ्लूइड जो है पुरुष के सीमेन का जो कंसेप्ट है वो है। उसमें जो है कई चीजें होती हैं, कई एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स में वो फ्लूइड जो होता है तरल होता है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकला हुआ होता है, उसमें सेमिनल वेसिकल से भी निकला होता है। इन तमाम चीजों का वो फ्लूइड है, इसमें स्पर्म भी होते हैं। तो ये सेमिनल फ्लूइड है, वो भी उसको भी तरल कहा गया। अंतःस्रावी ग्रंथियों का श्राव क्या हुआ, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हमको समझना पड़ेगा कि ये कहा है इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक बहिःस्रावी ग्रंथियां, तो दो चीजों हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, और एक्सोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या था, जैसे हमारे हार्मोन्स, तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स
अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, इनके स्राव ऐसे, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो है जिनके स्राव, जिनका में सीक्रेशन, जिनके सीक्रेशन सीधे सीधे ब्लड में मिलते हैं। अब ब्लड में कैसे मिलेंगे, ब्लड तो चैनल में रहता है, तो ब्लड में पोरस होते हैं, मतलब उनमें छेद होते हैं, जो ब्लड की कैपिलरी होती है उनमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स के माध्यम से अंदर और बाहर परिवहन होता रहता है। जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, इनसे कोई सामान आता रहता है, हवा भी आती जाती रहती है, वैसे ही अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां किसी बेस का, किसी आधार का, किसी वेसल का इस्तेमाल नहीं करती हैं, किसी आधार का भी इस्तेमाल नहीं करती हैं, और वो सीधे सीधे तरल ईसीएफ, हम लोगों ने एक कंसेप्ट कहा, ईसीएफ में डाल देती हैं, और ईसीएफ के माध्यम से वो 22 सिस्टम ऑफ जो आपको जो ह्यूमन साइंस के जो सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार वो अंदर बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो किसी बेस पर या किसी उसमें नली में अपना श्राव नहीं गिराती है, अपना सीक्रेशन नहीं गिराती, बल्कि सीधे ईसीएफ में गिरा देती हैं, ताकि वहां से सीधे वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाए। इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। लेकिन अगर जब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन है, तो वो क्या है, किसी वेसल के माध्यम से कहीं फैलाते हैं, वो उनको एक्सोक्राइन कहते हैं। पाचक ग्रंथियों का श्राव, भाई हम मानते हैं कि हमारे जो जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में कुछ चीजें निकलती रहती हैं मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए, तो वो उसमें चाहे वो एंजाइम निकालें, चाहे वो कोई और जूस निकालें, उन सबको पाचक ग्रंथियों का श्राव कहा जाएगा। वो भी है नासिका श्राव, कहते हैं जाग रहे हैं हम नाक से निकलते हैं, तो नाक पूछते हैं, वो सब जो है तरल की परिभाषा में। लेकिन आंखों से आंसू जो है, तो वो भी है। और मूत्र और साइनोवियल फ्लूइड, हम यूरिन जानते हैं, यूरिन किडनी उसको बनाती है, यूबी में उसको ब्लड में उसको सुरक्षित रखती है, और उसके बाद वो समय आने पर आवश्यकता अनुसार सभ्यता के आवरण में वो बाहर धीरे से निकल जाता, जब होता निकाल देते हैं। साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में अधिकांशतः होता है, जो मूवमेंट देता है, जो तरलता देता है, और उसके साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खटखट की आवाज ना हो, इन सब देता है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड भी शामिल है। ये इसमें ये कई नाम बताए हुए हैं इन्होंने, ये हमको जानना है कि ये तरल में होता क्या है। उन्होंने कहा कि विभाजन में जल नहीं लिया गया, बल्कि उस तरल का नाम दिया गया, तरल शब्द का उपयोग क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि संसार में कहीं भी शुद्ध तरल, शुद्ध जल मौजूद ही नहीं है। अगर शुद्ध जल भी होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कैल्शियम फास्फेट कुछ तो जड़ घुला होगा। अगर घुला है तो वो जल शुद्ध जल हो नहीं पाया। शुद्ध जल तो आपको केमिकल लेबोरेटरीज में मिल सकता है, H2O जिसको बोलेंगे, तो वो नहीं है। शुद्ध जल कहीं मौजूद नहीं है। और वायु वातावरण में जो मानव जल पीता है, उसमें भी लवण कुछ घुले हुए, कुछ साल्ट, कुछ मिनरल्स उसमें जुड़े हुए हैं, घुले हुए हैं। तो अब और कहा कि अब जब स्टमक में पहुंच जाएगा, तो ये समय ये भी पिया हुआ जितने आपका तरल है, अगर जल भी होगा, शुद्ध जल भी आप H2O भी पी लें, तो भी जाके तरल में होगा, क्योंकि वहां पर तमाम सीक्रेशंस है, म्यूकस ग्रंथियों का श्राव वहां पर है, वहां पर HCl है। तो ये सब चीजें आपको तरल में बदलना हो जाएगा, और रक्त में पहुंच जाएगा तो ये पूर्णतः तरल है, क्योंकि उसमें बहुत से कंपोनेंट और जुड़ गए हैं। रक्त में दो चीजें होंगी, एक तो प्लाज्मा होगा, और प्लाज्मा के साथ साथ कुछ कण होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग उसको कुछ कहते हैं शब्द को, किसी को मालूम है वो जो रक्त में कण होते हैं, उनके नाम? हाँ सर, बाकी तो पता है, यस बाकी पता तो है, लेकिन ये है कि अब नहीं बताइए नहीं बताने तो और लोग सुनेंगे ना। रक्त में जो नॉर्मली सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, एक है आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा जो कॉमन है वो थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये तीन मुख्य जो है पार्टिकल्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन ये तीन मुख्य हैं। ठीक, थैंक यू। तो ये हुआ। तो अब उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों ने कहा था आयुर्वेद में कि खादिन यात्मा मन कालो दिशा से द्रव्य संग्रह। हम लोगों ने कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, काल दिशा मन आत्मा भी कह दिया हम लोगों ने। लेकिन अगर हम लोग कहें तो उन्होंने कहा हम लोग कहा कि पंच रचित ये अधम शरीरा,
तो हमने पंचरचित कहा तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से तुलना किया। तो हम उन्होंने कहा कि जैसे आयुर्वेद में ये वर्णित पंच तत्व हैं, वैसे ही आप मॉडर्न साइंस भी कह रहे हैं कि 5 तत्व हैं। देखिए कौन है, ऑक्सीजन 62% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन हमारा 10% है, नाइट्रोजन 3% है और मेटल 7% है। तो यानी ये भी 5 तत्वों की बात कर रहा है विशेष रूप से। संसार के जितने भी, ब्रह्मांड की जितने भी वस्तुएं हैं, उनको 5 भागों में, 5 रूपों में कन्वर्ट करने का सिस्टम हुआ, यही आयुर्वेद ने किया था, यही चाइनीज सिस्टम ने किया, और यही बाहरी दार्शनिकों ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड के समस्त वस्तुओं को हम 5 भागों में बांट नहीं सकते, 5 तत्वों में समेट नहीं सकते, उन्होंने समेट दिया। वही है, इन्हीं मॉडर्न साइंस कह रही है, इन्हीं विभिन्न तत्वों से शरीर में जल और घुलनशील ठोसी तत्वों की रचना हुई है। ये ठोसी तत्व 40% कहा था ना, 60% तो जल तरल कहा था और 40% शरीर भाग कहा था। उन्होंने 33% कार्बनिक तत्व हैं और 7% अकार्बनिक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में जो कार्बनिक वाले हुए उसमें 33% टोटल हुआ और 7% अकार्बनिक हुआ। 33% का देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है कभी कभी कि क्या उनका कॉम्बिनेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट 12%, सबसे अधिक देखिए वसा 17% फैट है, प्रोटीन 4%, सबसे कम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 12% और विटामिन है कुछ, मिनरल्स ये हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्लोराइड, सल्फेट, फास्फोरेट, कोई भी चीज जो ब्रह्मांड में हो वो आपके शरीर में जरूर होगी। यही बात वो भी कह रहे हैं, यही बात हम लोग आयुर्वेद में कह रहे हैं। अकार्बनिक तत्वों की सूची बहुत लंबी है, इसके लिए कहा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों के अंश मानव शरीर में मौजूद हों तो अतिशयोक्त न होगा, कोई अतिशयोक्त नहीं है, क्योंकि सब जो भी है उनसे बना हुआ है। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है या क्या यूज होता है और क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उन पर देखिए। उन्होंने कहा कि कार्बनिक तत्व में देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने कहा ना 12%, तो एक कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर का ईंधन है, फ्यूल है। क्यों? इसी से हम लोग बनाते हैं खाना, इसी से हम लोग बनाते हैं एनर्जी। जो एनर्जी बनती है इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। जब कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र आपका जो है उसको चेंज करता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ऑक्सीजन मिलती है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है कौन कौन। एक पहला हमने कहा ना 3 चीज बनती हैं, पहला प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका जो है जिसको हम जरूरत है बनाना है वो हमारी एनर्जी है, 7 किलो कैलोरी। ये हमारी, उसको एटीपी अणु, उसकी जैसे हमारा रुपया पैसा यहाँ खर्च करते हैं ना, बैंक में जाइए कहें हमको 100 रुपया चाहिए, वहां पर आप 100 रुपया शरीर में नहीं पाते हैं, वहां शरीर में कहते हैं कि एटीपी चाहिए हमको, क्योंकि वहां एटीपी चाहिए, वही करेंसी है। उस बिना एटीपी की आप चल नहीं सकते। ये भोजन जो भी ले रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया मिठाई, चाहे आप खटाई कोई भी खाएं, आप चाहे आप फल खाएं, उन सब का मूल उद्देश्य क्या है कि आपको एनर्जी चाहिए। इसीलिए हम लोग आयुर्वेद अपने यहाँ लाए उसमें कि हमारा एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी, एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट बाय एनर्जी। क्योंकि एनर्जी तो है जिसको हम चाहते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ईंधन, वो जलाता है, जलाने के बाद वही ग्लूकोज और फिर रिएक्शन करता है तो उसमें बनता है एटीपी मुख्य, जिसको कहना चाहिए प्रोडक्ट। फिर हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है, दूसरा है जल, जल बाय प्रोडक्ट हो जाता है, और तीसरा बनता है वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। 3 तो ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रियम बनता है, आप लोग आगे पढ़ेंगे चल के कि माइटोकॉन्ड्रियम बनता है, और इस पूरे जो साइकिल को बोलते हैं क्रेब साइकिल। नोट कर लीजिए आप लोग, जो नए लोग हैं वो नोट कर लें कि क्रेब साइकिल, CREBBS, क्रेब साइकिल ये कहलाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक्शन होता है, ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें 7 किलो कैलोरी बनती है आपकी एटीपी अणु के रूप में, सुरक्षित रहती है।
एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब कार्बोहाइड्रेट को भूलना नहीं हम लोगों को, ये ईंधन है, इसी की वजह से हमारा खाना बन पाता है। जैसे हम लोग गैस की जरूरत पड़ती है ना बिना खाना बनाने के लिए, वही वही ईंधन है। फिर प्रोटीन, मानव शरीर की ईंटें हैं, बिल्डिंग मटेरियल। आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिना प्रोटीन के नहीं बन सकता। जैसे बिना ईंटों के मकान नहीं बन सकता, वैसे ही प्रोटीन के बिना कोई कोई सेल की संरचना नहीं हो सकती। तो हमारे मानव शरीर में जैसे जैसे ग्रोथ होगी, वैसे हमको प्रोटीन की, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम ग्रोथ शरीर का बढ़ेगा तो सेल बढ़ेंगे तो प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होगी। जब रिपेयर होगा, जब सेल मरने लगेंगे, अधिक मर रहे होंगे, तो भी रिपेयरिंग प्रोसेस में भी हमको प्रोटीन चाहिए होगी। लैक्टेशन में हमको चीज चाहिए होगी। गर्भावस्था में जो होगा तो उसको बच्चा पल रहा है, उसको भी चाहिए ना प्रोटीन, वो भी तो विकसित कर रहा है, तो उसको भी प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन की मात्रा वहां बढ़ जाएगी। ठीक। अब तीसरा क्या हुआ, अब यहां देखिए, वसा मानव शरीर में ऊर्जा का संचित भंडार है। जो रुपया पैसा आप लोग तिजोरी में रख देते हैं, हम लोग सारे लोग, वो पैसा संचित भंडार है, वसा, फैट। लेकिन वो कितना रखना चाहिए, ये जो आकस्मिक परिस्थितियों में काम आता है। जब कभी इमरजेंसी हुई, कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो उसमें हम ये पैसे को काम लेते हैं, वैसे ही वसा का काम होता है। लेकिन अगर वसा बहुत अधिक बढ़ गया, तो जैसे काला धन बहुत बढ़ गया, तो कोई ईडी आ जाएगी, कोई इनकम टैक्स आ जाएगा, कोई सिस्टम आ जाएगा, कोई चोर लुटेरे आ जाएंगे, तो वो जो है वो आपके काम नहीं आता है। ऐसे यही कहा गया कि आप फैट को बहुत अधिक मत यूज करिए, बहुत बहुत मत यूज लीजिए, ताकि अगर बहुत अधिक फैट अगर हो जाएगा तो ये काले धन की भांति आपके मोटे लोगों के भंडार में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फिर इसको ऑपरेशन के माध्यम से निकालना पड़ेगा, अपने आप नहीं निकलेगा। ये सब हम लोग सिखा रहा है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब अकार्बनिक तत्व शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होते हैं, किंतु इनकी उपयोगिता अब क्या है, ये शरीर की क्रियाओं की जो अकार्बनिक तत्वों की सूची जो बताया, वो क्रियाओं में खर्च नहीं होते, किसी काम के नहीं होते। लेकिन इनकी काम क्या है, देखिए, इनकी उपयोगिता कोशिका के अंतः और बाह्य वातावरण का निर्माण करने में है। ये अंदर ही कोशिका के अंदर और बाहर का कोई वातावरण है ना, तो उस वातावरण का निर्माण करते हैं ये। और निर्माण करते हैं कैसे, उदाहरण देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। इन्हीं की चंचल प्रवृत्ति कोशिका को जीवंत स्वरूप प्रदान करती है। ये नेचर इनका है, जो चंचल प्रवृत्ति है, ये मूवमेंट वाली है, तो ये क्या करती है, कोशिका को जीवन स्वरूप, जैसे जैसे घर में देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल इतना बढ़िया है। जैसे घर में एक गोद का शिशु घर के वातावरण को सक्रिय बनाए रखता है, और 20-25 लोगों को, किसी भी उम्र के हों, किसी भी वय के हों, उन सबको बिजी रखता है, और सारे लोग थकते भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वही वातावरण घर का। अब तत्वों के दो शाश्वत गुण क्या है, साइंस कहती है कि तत्व अविनाशी है, तत्व नष्ट हो सकता है, उसका रूप केवल बदल सकता है। तो कार्बन, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ग्लूकोज, 3 का ग्लूकोज बनेगा, कार्बन C6H12O6, ये उसका फार्मूला है। तो कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, इनसे ग्लूकोज बनता है। अब इस ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस कर देना, लिसिस माने तोड़ना, ब्रेकिंग, हाइड्रो माने जल की उपस्थिति में तोड़ना है, जल के रूप के आधार पर तोड़ना है, तो उसको लिसिस से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बन जाएगा। तो कह रहे तत्व अविनाशी है, ये उसका रूप है, कि यानी कोई मैटर नष्ट नहीं होता है, उसका रूप बदल सकता है। दूसरा क्या है, तत्वों के घुलनशील गुण के कारण, अब हमारे कार्बनिक अकार्बनिक है, नॉर्मली कार्बनिक जो है, जो हमारे एलिमेंट हैं, वो जल में घुलनशील नहीं होते, अकार्बनिक जरूर होता है। तो वो क्या होता है, विद्युतीय आवेशों से युक्त आयन के रूप में स्थिर नहीं रहता है, चंचल होता है, मूवमेंट करता रहता है। जैसे एक सेल के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियस जो होता है, तो हम लोगों का पढ़ा, वहां पर कंसेप्ट है एटम। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं परिधियों में, कोई सरकमफेरेंस में ऐसे यूं घूमते रहते हैं। तो जो घूमते रहते हैं तो इनके प्रोटॉन की जो पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो दोनों क्या करते हैं, आकर्षण से बंधे हुए घूमते रहते हैं। अब क्या होता है कि अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बाहर चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया या कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आके मिल गया, तो या तो निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव है और बाहर निगेटिव हो गया। तो ये जो होता है ये मूवमेंट करने लगे। क्यों? क्योंकि वर्चुअली ये स्थिर नहीं रह पाएगा। संतुलन तब आता है जब बैलेंस, जब आप बैलेंस होते हैं तो आप संतुलित होते हैं, और जब बैलेंस नहीं होता तो आप मूवमेंट वाले करते हैं, तब वही है। तो वैसे ही इन्होंने कहा है कि जो आयन, उसको आयन कहा जाएगा, जब बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो आयन हो जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव होगा। तो ये क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, लगातार मूवमेंट में रहेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे घूमते रहते हैं, उसको देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अंधेरे कमरे में, अंधेरा कमरा हो, उसमें 10-12 आदमी हो, उनको दिशा कैसे ज्ञान होगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, टकराएंगे दोनों। सो वैसे ही ये आपस में ये आयन टकराते हैं। और कौन सा इसको कहा गया, इस मूवमेंट का नाम दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा, इसलिए उनके नाम पर ब्राउनियन मूवमेंट कह दिया गया। ये उनको ये वो सिद्धांत है कोशिकाओं के। अब ये थोड़ा से वो है, थोड़े से वो है, बस बाद में खत्म होगा। अब कोशिकाओं के अंदर और बाह्य तरणों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा हम जानते हैं, और मिनरल्स है। तो इनके अणु आयनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह, इन्होंने कहा ना कि प्रोटीन ये वाले जो हमारे कौन है, ये कार्बनिक है, ये हमारे नहीं बदलते हैं, लेकिन दूसरे वाले आयन हो जाते हैं। तो ये उद्दीन माने मूवमेंट में नहीं रहते हैं, परेशान नहीं रहते हैं, मूवमेंट नहीं रहते हैं। अकेला, जैसे अकेले आदमी हुए तो आप परेशान हो गए, तो उस रूप में कहा गया है। व्यवहारिक जगत में भी देख लीजिए, कोशिकाएं इन कार्बनिक तत्वों को अपनी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति चैनल से नहीं लेती है। यह मानव का गुणधर्म है बेसिकली। इसके विपरीत आचरण रोग। कोशिकाएं इन कार्बनिक तत्वों को, वो कहते हैं भंडार है नहीं, हमारे अलग से भंडार, थोड़े बहुत भंडार हैं, लेकिन खाना 2-4 दिन का रखते हैं, ऐसा नहीं कि 15 दिन का रख ले। तो इनके भंडार में अलग अलग है, जहां शेष भाग संचित होता है, लेकिन इन आवश्यकता से अधिक आपूर्ति नहीं लेती। ऑक्सीजन लेने के लिए गई सेल में, देने के लिए गए वहां पर हीमोग्लोबिन, उसने कहा कि हमारे पास 4 अणु के ऑक्सीजन के हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो एक ही लेंगे, हमको एक ही आवश्यकता है, 4 हम क्या करेंगे। तो 1 को लिया, 3 वापस कर दिया, 3 नहीं लेंगे, तो 1 ही लेते हैं। हमारा नेचर इसको यही बनाना चाहिए कि हम समाज से उतना ही लें जितना हमको आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता की चीजें न लें हम लोग। तो वही चीज कह रहे हैं कि रक्त प्रवाह से नहीं लेती हैं, इनके भंडार में अलग अलग हैं, लेकिन जहां शेष भाग संचित होता है, लेकिन बहुत अधिक इनका बहुत बड़ा भंडार ग्रह नहीं है। शरीर है कितना, उनमें कितना भंडार ग्रह होगा। अकार्बनीय तत्वों की अंतः और बाह्य तरल में उपस्थिति सेल मेम्ब्रेन, हमने कहा ना कि जो अकार्बनिक तत्व है वो आयन के रूप में है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या निगेटिव चार्ज होंगे। तो अब जब पॉजिटिव चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे सेल के बाहर, सेल के अंदर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बने। कैसे? ये जो साइंस है, आगे पढ़िएगा। सेल के बाहर पॉजिटिव आयन अधिक हैं, सेल के अंदर निगेटिव आयन अधिक हैं। तो जो अंदर सेल के अंदर तरल है उसमें निगेटिव अधिक है, और जो सेल के बाहर है उसमें पॉजिटिव अधिक है। तो और बीच में दीवार है, मेम्ब्रेन है, पतली मेम्ब्रेन है, वो भी प्लाज्मा प्रोटीन की बनी होगी। तो उनमें दोनों में दबाव रहता है, विपरीत, और पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वो आकर्षण बना हुआ है, तो वो क्या होता है, धन ऋण की तरफ जाता है, तो धनात्मक ऋणात्मक वो चाहते हैं, दीवारों पर लगातार एक प्रेशर बना रहता है। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है साइंस की भाषा में, कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि बाहरी वातावरण पॉजिटिव है, अंदरी वातावरण निगेटिव है। तो ये क्या करते हैं, अब मेम्ब्रेन में छेद है,
जैसे घर के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होते हैं, रोशनदान होते हैं, वैसे वहां भी छेद हैं। तो इन छेद से आ जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, सब परमिटेड नहीं है, कुछ परमिटेड है, कुछ परमिटेड नहीं है। तो वो अंदर आते रहते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं, तो अधिक आकर्षण कि वो उधर जाता है, वो उधर जाता है। अब ये सेल के मेम्ब्रेन में विभिन्न डायमीटर के, देखिए पढ़िएगा उसमें, सेल में उपलब्ध विभिन्न डायमीटरों के छिद्रों से इन जल और अकार्बनिक तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है, मतलब आते जाते रहते हैं। अब ये कैसे, फिर इसकी तुलना देखिए, बहुत बढ़िया लिखा है किताब। ये ठीक वैसे ही है जैसे दो भाइयों के बंटवारे में घर आंगन में दीवार खिंच गई है, एक भाई इधर है, एक सेल के बाहर है, तो दोनों दीवार में जो मौजूद दरवाजे हैं, दरवाजे खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, तो रोशनदान तो नहीं, दरवाजे खिड़कियां, इन खिड़कियों में जो बच्चे एक दूसरे हैं वो अंदर आते जाते रहते हैं। तो उसी तरह अकार्बनिक तत्व तो आता जाता रहता है, कोई आएगा कोई जाएगा कोई, तो ये एक आपका होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि एक समय में इधर 12 बच्चे हैं मान लीजिए, तो एक तरफ 6-7 आ गए, उधर 5 चले गए, फिर एक बार 6 आ गए, उधर 6 चले गए, फिर एक बार इस घर में 5 हो गए, दूसरे घर में 7 चले गए। ये तो अंदर होता बाता रहता है, लेकिन ये 5-7 तो होता, तो 5 हो जाए 7 हो जाएंगे जिसमें, तो तुरंत फिर चलाएगा एक, फिर एक 6 हो गया, फिर उसमें हुआ, फिर उधर चला गया तो 7 हो गया, 7 5 5 7 6 6 ऐसे होता रहता है। इसको सिस्टम होम्योस्टेसिस समझ लीजिए तराजू की तरह है, जो कभी बैलेंस नहीं होगा, वो होने की प्रोसेस में होता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है, ठीक। तो वैसे ही ये बच्चे क्या करते हैं, ये एक घर में संख्या निश्चित बना रखते हैं, एक घर में 6 है, दूसरे में 7 चला गया, कोई बात नहीं, फिर इसमें 7 आ गया, उसमें 6 चला गया, लेकिन ताकि किसी एक परिवार का समस्थापन न बिगड़ने पाए। मान लीजिए किसी घर में एक बच्चा ना हो, दूसरे घर में 12 बच्चे पहुंच जाए, तो तकलीफ तो होगी। तकलीफ ये होगी तो भाइयों के बीच में लगेगा कि देखिए इन्होंने हमारे घर के बच्चों को फोड़ लिया है और अपने घर में ले गए, है ना। तो अब ये जो असंतोष है वही यहां भी लागू होता है कि यह क्या है, दोनों का समस्थापन तब तक रहे कि दोनों में लगभग बराबर रहे, तब तो ठीक है। अगर यह बैलेंस अगर बैलेंस हुआ तो दिस बैलेंस इज नोन एज डोनेन्स इक्विलिब्रियम। इस बैलेंस को कहते हैं डोनेन इक्विलिब्रियम। ये बैलेंस है, संतुलन है। लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ गया तब क्या होगा? अगर अब देखिए, अब तुलना रियल में आ जाइए, बच्चों की जगह आप मान लीजिए सामान्य तत्व है, तो दोनों में बाहर क्या होता, अंदर तो भाई बेचारा सेल के अंदर है, तो वही जो प्रवेश पाएगा वही जाएगा। बाहर तो आ सकता है, बाहर आपने पानी पी लिया, आपने आज पानी 2 लीटर के 3 लीटर पी लिया, आपने खाना आदि खा लिया, आपने मिठाई खूब खा लिया आज, तो ये सब जो है आपका सामान्यतः तत्वों की संख्या एक्स्ट्रा सेलुलर में बढ़ती घटती रहती है, कभी कम खाया कभी अधिक खाया, तो ये समस्थापन होम्योस्टेसिस शीघ्र पूरा कर लेते हैं, तो आदमी स्वस्थ बना रहता है। लेकिन अगर यही चीज आपका घटने बढ़ने का, अगर आपकी जो मशीनें हैं, जो होम्योस्टेसिस की मशीनें हैं, वो ना ठीक कर पाई, तो कोशिका सेल अस्वस्थ हो जाएगी, और जैसे सेल अस्वस्थ होगी तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, ये कहना है। अब कैसे हमारे समस्थापन में है क्या, शरीर में है क्या? हम कहते हैं रक्त है, तो रक्त की मात्रा है 5 लीटर के आसपास हमारी रक्त मात्रा है। हम कहते हैं टेम्परेचर है, तो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है। हम कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं 120 ± 10 mmHg, ये हमारा सिस्टोलिक है, और 80 ± 10 हमारा ये डायस्टोलिक है। तो हम जो ये जो अपने कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन हमारे पैरामीटर्स है, और ये पैरामीटर्स ही होम्योस्टेसिस है, और इनको बॉडी के लिए सारी संतुलित मशीनें होती हैं। अब एक
छोटा सा प्रश्न था कि ये कैसे बनता है होम्योस्टेसिस। आप लोग तो प्रश्न आया, कोई आएगा कैसे, कोई सिस्टम होगा कोई कि हम लोग होम्योस्टेसिस बनाते कैसे हैं, उसके लिए मैं बता दूं, कोई प्रश्न आए ना आए हम लोग को बता दें, 5 मिनट का और वो है। हमारे शरीर में जो हमारे यहाँ हम कहते हैं इसको सामान्य भाषा में द्वारपाल, द्वारपाल कौन है, हमारे सेंसर। तो सेंसर क्या है, ये सब सूचना देते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो बता देंगे, पानी अधिक पी लिया तो बता देंगे, पानी कम पिया तो बता देंगे। इन सब की सूचना वो सेंसर क्या देती है, हमारे पास कंट्रोलर कौन है, ब्रेन। ब्रेन ब्रेन गुड, ब्रेन एसोसिएटेड विद इन हाइपोथैलेमस एंड हाँ एंडोक्राइन विद एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। दो पैरेलल की बॉडी के रूप में है कि नर्वस सिस्टम अलोंग एसोसिएटेड विद नर्वस वो एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब ये सब सूचना गई कि भाई आपने खूब पानी पी लिया तो अब पानी जल की मात्रा बढ़ने लगी, तो सब ब्रेन में पहुंचा, हाइपोथैलेमस उसका कंट्रोलर है, दोनों का है, इधर का भी उधर का भी, दोनों का राजा है वो। तो उसने कहा भाई ये गड़बड़ है, तो उसने क्या किया, जो भी अपना मशीनें किया, तो एक जो सूचना गई उसको बोलते हैं सेंसर, सेंसर प्रणाली। सेंसर प्रणाली होती नहीं कि आपका हाथ रखा तुरंत बता दिया कि आप के तिवारी जी आए हुए हैं। तो ये जो सेंसर प्रणाली है उसने बताया कि आपका जल बढ़ गया है या टेम्परेचर बढ़ गया है या कोई हीट बढ़ गई है, ये सब सेंसर प्रणाली है, वो सब बैठे हुए हैं, द्वारपाल ही है। तो वो बता करके वहां पहुंचे। तो ब्रेन क्या है, हमारा सीपीयू है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, तो वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो प्रोसेसिंग करती है कि भाई अब करना क्या है, तो वो प्रोसेसिंग किया उसने। फिर एक इफेक्टर होगा, इफेक्टर माने जैसे चाहे आप अगर कोई बड़ा गुंडा आ गया दरवाजे पे वहां करने लगा, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे, उसने कहा कि भिजवा दो जरा किसी मसलमैन को, बाउंसर को, तो बाउंसर गया। तो वैसे ही यहाँ पर सेल ने क्या किया, ब्रेन ने क्या किया, एक इफेक्टर को भेज दिया कि भाई चाहे हाथों को पैरों को किसी को कह दिया कि जाइए और ये काम करिए। तो वो जो इफेक्टर आया वो किसी मसल में आकर के और उसने उस एक्शन को पूरा कर दिया। तो वही जो है आपका यही मैकेनिज्म कहलाता है, जो मैकेनिज्म लिखा ना होम्योस्टेटिक मशीन्स या मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या है, यही सब है। एक जाएगा सेंसर, एक उसको इंटरप्रेटर कहलाता है, इंटरप्रिटेशन करेगा और फिर उसके बाद इफेक्टर भेज देगा कि आप ये कर दो। तो वो जो तीनों प्रोसेस में सेंसर और वो इंटरप्रेटर और इफेक्टर, तीन प्रोसेस के माध्यम से आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। अगर बाय द वे ये गड़बड़ हो जाए तो कैसे हो पाएगा, तब आप कोशिका को अस्वस्थ बना देगा। एग्जाम्पल एक सुन लीजिए बस, केवल हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अभी सब लोगों नाम लिया, हाइपोथैलेमस बहुत सेंसिटिव है। अब देखिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप धूप में जा रहे हैं, आपके शरीर में मान लीजिए 5 लीटर पानी है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये पानी जो है आपका सूखने लगा, क्यों, आपका शरीर बाहर गर्म हुआ तो पानी अंदर से जाने लगा बाहर और स्किन पे, तो ताकि आप हीट आपको ठीक हो और आपका हाथ ठंडा रहे। जब शरीर का तरल पूरा सूख गया, बाहर आ गया, अब तरल कहाँ से लाएंगे, तो अब तो फिर आप घूम रहे हैं, जंगल बियाबान जंगल है, कोई पानी पीने की जगह नहीं है, तो आप उस जंगल में घूम रहे हैं, घूमते घूमते आपके शरीर का सारा तरल सूख गया और आपका टेम्परेचर 98.60 फ़ारेनहाइट से बढ़कर के 102 हो गया। इसको कहते हैं लू लग गई। आप लौट के आए अपने घर में, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने कहा लू लग गई, आप पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक 4 लीटर 3 लीटर 2 लीटर तुरंत पिला देगा, कह रहे नहाइए, आप ठंडे पानी से नहाइए, नहा लिया आपने। लेकिन अगर उस समय हाइपोथैलेमस को ये विश्वास हो गया कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, तो जब नहा के आएंगे, कोल्ड ड्रिंक करके आएंगे, तो फिर वो 102 चढ़ जाएगा। फिर डॉक्टर ने कहा फिर कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कितना पिए कोल्ड ड्रिंक,
फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। भाई 1.2 लीटर से लेकर 1.5 से 2 ही लीटर तो पी पाएंगे पानी। तो फिर नहलाएगा, फिर आएगा, फिर वो शूट कर जाएगा, उसको वो भूल गया है हाइपोथैलेमस कि मेरा टेम्परेचर 98.60 फारेनहाइट, वो कहता है कि नहीं तो ये बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अगर होम्योस्टेसिस मशीनें मैकेनिज्म आपको सामान्य स्तर पर ना आ पाए तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। दिस इज द होम्योस्टेसिस प्रोसेस। तो ये हम लोग इसको पढ़ रहे थे। अब हम लोग इसी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस वीडियो को हम लोग प्रसारित करेंगे। अब इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उस ज्ञान को हम दूसरों को बांट सकें, और दूसरों के बांटने से हमारा ही ज्ञान बढ़ेगा। केवल एक ऐसा धन है जो आप जितना खर्च करोगे उतना आपका भी बढ़ेगा, उसका तो बढ़ेगा ही, आपका भी बढ़ेगा। तो इसको हम अगर करते रहेंगे तो हम खिमटा सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपना क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2-3 मिनट का विश्राम, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। धन्यवाद।